हेलो गाइस, दिस साइड निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, लास्ट टॉपिक हमारा सूफी मत का इतिहास था। सूफी मत का भारत में प्रवेश किस तरीके से हुआ वो कंटिन्यू करते हैं। सूफी मत को ना ये देखा जाता है कि 7th सेंचुरी में भारत में इस्लाम का आगमन हो गया था। ठीक है, मुस्लिम्स आ गए थे, लेकिन सूफी मत यहाँ तक 1000 सेंचुरी तक पहुँचा। 7 नहीं, 1000 सेंचुरी तक पहुँच पाया। सूफी मत के प्रचारकों में सबसे पहला नाम शेख इस्लाम का लिया जाता है, जो 1005 ईस्वी में लाहौर आए थे। लेकिन सूफी मत का प्रचार 1036 ईस्वी के बाद ही जोर पकड़ पाया था। गजनी निवासी अल हुजवरी नामक एक विद्वान ने तथा धर्माचार्य जो थे वो भारत पहुँचे। इन्होंने 1050 में फ़ारसी भाषा में कशफुल महबूब नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, जिनमें सूफी मत की रूपरेखा स्पष्ट की गई है। अल हुजवरी के बाद भारत में सूफी मत की लोकप्रियता और भी ज़्यादा बढ़ गई और लोगों ने उसकी कदर करना शुरू करा, उसको मानना शुरू करा, देखना शुरू करा कि एक्चुअली में क्या है, और लोगों ने फिर उसको अपनाना भी शुरू कर दिया। सूफी प्रेमाख्यान काव्यों की रचना फारस और भारत में। देखो जी, मैंने आपको पहली क्लासेस में भी ये कहीं ना कहीं बताया है कि अगर आज के टाइम पे आप किसी भी रिलीजन ओल्ड पर्सन के पास जाओगे ना, किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो और सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी के भी पास जाए, लाइक दादा दादी जो पर दादा दादी या नाना नानी बन गए हों और जिंदा हो, उनसे पूछना उनके ज़माने में, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करें, एक फ़ारसी भाषा ज़रूर बोली जाती थी, क्योंकि ये कॉमन हो चुकी थी लोगों को बोलने के लिए। संस्कृत है, पंजाबी, उर्दू, फ़ारसी, इंग्लिश, हिंदी, ब्रज, ये 3-4 लैंग्वेजेस थी जो बहुत कॉमन थी और लोग बोला करते थे। तो आज के टाइम पे जो बड़े ज़िंदा हैं अगर, तो उन सबको भी वो लैंग्वेजेस ज़रूर आती होंगी, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर सूफी मत वाला हुआ कि फ़ारस और भारत में किस तरीके से फ़ारसी में लैला मजनू, श्री खुसरो, यूसुफ जुलेखा, वामिक आजरा की प्रेम कथाओं को लेकर बहुत सारी मसनवियाँ लिखी गई। ठीक है, अल हुजवरी ने जब सूफी मत का शास्त्र कशफुल महबूब लिखा तो उसके 100 से भी ज़्यादा टाइम बाद फ़ारस में निजामी ने खुसरो श्री और लैला मजनू की प्रेम कथाओं को लिख डाला। इन्हीं शीर्षक से मसनवियाँ लिखी गई। प्रेम ख्याल जो होते हैं, प्रेम कथाएं कह लो, वो लिखे गए। ठीक है, फ़ारसी में दूसरे कवि जामी ने भी 5 मसनवियाँ लिखी, जिसमें यूसुफ जुलेखा मसनवी प्रसिद्ध है। निज़ामी से प्रभावित होकर भारतीय कवि अमीर खुसरो ने फ़ारसी में श्री खुसरो मसनवी भी लिखी, जो भारतीय वातावरण के ऊपर और उनकी रूढ़ियों को लेकर बनाई गई थी। ठीक है, अब यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है ना, अगर हम किसी चीज़ को बना रहे हैं किसी चीज़ से रिलेट करके, तो उन सभी चीज़ों का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। भारत में सूफी प्रेम आख्यानों में एक सबसे नया जो एक परंपरा कह लो, वो तब हुई जब सूफी मत ने के लिए सूफी कवियों ने भारत में लोक प्रचलित प्रेम कथाओं को शुरू कर दिया था। ठीक है, वो ज़्यादातर जो लोक भाषाएं होती थी अवधी में ब्रज, पंजाबी, बांग्ला, इन सब में हुआ करती थी। उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत में भी सूफी बहुत ज़्यादा दिखे जाने लगे। दक्षिणी हिंदवी जिसका केंद्र हैदराबाद के आसपास था, कुतुब मुश्तरी, चंदरबदन व महियार आदि अनेक प्रेमाख्यान लिखे गए थे। ठीक है, ये सारे जो थे, इन सब में से किसी किसी का नाम आप याद रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप सबका ही नाम याद रखो। इस संबंध में यह बात समझन रखने योग्य है कि उत्तर भारत की भाषाओं में लिखित सूफी प्रेमाख्यानों में भारतीय परंपरा को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। ठीक है, अब देखो भाई साहब, यहाँ पर आने के बाद और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इनको मिलने लगी। लेकिन जहाँ तक काव्य रूप का संबंध है, उत्तरी और दक्षिणी भारत में सभी सूफी प्रेमाख्यान काव्य मसनवी पद्धति के अनुकरण पर ही लिखे गए थे। अब मसनवी पद्धति क्या होती है पहले वो समझ लो।
ठीक है ना। देखो, मसनवी पद्धति वो होती है जिसका सूफी काव्यों में प्रसंग के बारे में उल्लेख होता है। मतलब कि मसनवी जो है ना, एक्चुअली में फारसी में लिखा गया एक प्रोसेस समझ लो, एक चीज़ होती है जिसमें फारस के कवियों ने लव स्टोरीज टाइप चीज़ें लिखी हुई होती हैं, लिखते हैं, ठीक है। उसे छंद कहा जाता है फारसी में, और वो बहुत तरीके के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा तरीके के। मतलब यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि फारसी का एक छंद है, वो फारसी में छंद उसको नहीं कहा जाता है, वो फारसी का एक छंद होता है जो कि एक्चुअली में प्रेम आख्यान के उस पर लिखा जाता है, ठीक है। इसकी लंबाई की चौड़ाई की कोई भी सीमा नहीं होती है, जितना लिखना चाहो लिख दो, कोई मसला नहीं है। जितना आपका थॉट बोल रहा है कि हाँ जी ये भी ये भी ये भी ये भी, तो सब कुछ लिखते जाओ। इसके अलावा इसके अंदर दोहा चौपाई छंदों को अपनाया जाता है, और बहुत तरीके के थॉट्स को भी, कि यार अगर देखो सबसे पहले अगर मैंने लिख दिया ना फारसी में ये छंद, तो हो सकता है आप में से कोई ये देख के लिखो कि यार हाँ इसने भी लिखा था, तो हम थोड़ा सा उसमें फेरबदल करके अपने पास से लिख दें और अपना जो है वो छाप दें। हिंदी सूफी कवियों ने अपने काव्य में बारहमासा षड ऋतु का वर्णन भी किया। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और ये सारे जितने भी अलंकार हैं, इन सब को भी यूज़ किया। मतलब ये बताना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉपर फारसी में ही उसको लिखा गया या कुछ था, नहीं, उसको एक हिंदी या जो अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा ब्रज भाषा में भी उन्होंने थोड़ा बहुत कन्वर्ट करने की कोशिश करी है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अब आ जाओ यहाँ पर सूफी काव्यों में कथा रूप। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यानों का कथा रूप भी रूढ़ हो गया है। अधिकांश प्रेमाख्यानों में कथा का ढांचा मिलता है। नायक अपने माता पिता की इकलौती संतान होना, माता पिता के दान पुण्य, तपस्या या सिद्ध पीर के आशीर्वाद के फलस्वरूप उसका जन्म, नायक या विवाहित नायिका के सौंदर्य की चर्चा सुनकर उसका विराकुल हो जाना, माता पिता और पत्नी को त्याग कर कुछ साथियों को लेकर योगी के वेश में नायिका की खोज में निकल जाना, मार्ग में अनेक बाधाएं आना, गुरु के द्वारा मार्गदर्शन, नायिका की प्राप्ति, कुछ समय नायिका के देश में रहने के बाद अपने देश को वापसी। तो सूफी लोग एक्चुअली में ये होते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जैसे तो ऊपर लिखा हुआ है कि माता पिता की एक लौती संतान, तो वो ज़्यादातर मतलब वो इस तरीके से आगे आपको पढ़ोगे, आप लिखा हुआ है उसमें, बट मैं आपको बताती हूँ, इस पीडीएफ में ही बताया गया है। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे एक लौती संतान होती है, अच्छे घर के जो लोग होते हैं, हाई फैमिली के या समटाइम्स मिडिल क्लास फैमिली के भी, तो वो अपनी इकलौती संतान पे उतना ज़्यादा ध्यान दे देते हैं जितना ज़्यादा देना नहीं होता, या फिर बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, कुछ कर दिया, तो उसका इंटरेस्ट अपने घर वालों से हटता जाता है, और फिर उसका इंटरेस्ट जहाँ पहुँचता है वो वहाँ चला जाता है। अब चाहे उसको सूफी बना दो, भक्ति बना दो, या फिर उसका किसी गलत चीज़ में इंटरेस्ट चला गया तो वो नशे में पड़ जाएगा, ये वाली चीज़। तो माता पिता की इकलौती संतान को भक्ति में भी और सूफी में भी रखा जाता है कि इस टाइप के बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर ऐसा, ज़्यादातर, ठीक है, अपर क्लास के मैं ज़्यादा बोलूँगी, जो अपर क्लास के बच्चे होते हैं वो, क्योंकि वो बिजनेसमैन वुमेन्स वाला टाइप का मसला होता है, वो अपने बच्चों पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो नौकरों पे और बाकी सब चीज़ों पे छोड़ देते हैं, तो उनके बच्चे फिर मलंग हो जाते हैं, ठीक है। मलंग एक वर्ड है जो भक्ति और सूफी के लिए यूज़ किया जाता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं इन योर एग्जाम्स। हिंदी के सूफी प्रेम आख्यान आपके पढ़ लेना, 19th सेंचुरी के लगभग बहुत सारे आ चुके थे। जायसी के पूर्ववर्ती सूफी कवियों प्रेम आख्यान काव्य 15th सेंचुरी की बात है ये। 15th सेंचुरी में और भी ज़्यादा फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए, और भी ज़्यादा आगे बढ़ गए। हंसावली एक प्रेम आख्यान में राजस्थानी भाषा के प्राचीन रूप का प्रयोग हुआ था। हंसावली में अनेक कथाएं लिखी गईं, जिनमें से प्रमुख कथा का संबंध पाटड़ की राजकुमारी हंसावली का था, ठीक है। हंसावली, अब देखो एक चीज़ बहुत कॉमन है, जितना भी आप हिंदी पढ़ते जाओगे इन फ्यूचर तक, सब में आप अगर इस टाइप की हिंदी पढ़े हो ना, तो कहीं ना कहीं कहीं की राजकुमारी, कहीं की राजकुमार, इन सब के ही नाम पर जो नाम रखे गए शहर के या किसी भी चीज़ के, वो आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। चंदायन और मुल्ला दाऊद ने इसकी रचना 13th सेंचुरी में करी थी। मृगावती जो है शेख बुरहान के शिष्य कुतुबन ने की थी, ठीक है। जायसी और उनकी कृतियाँ,
मोहम्मद जायसी हिंदी में सूफी काव्यों के बहुत फेमस कवि थे, बहुत ज़्यादा। आज भी मतलब 12th भी अगर मैं अगेन बोलूँगी, आप आर्ट से करके आए हो तो जायसी का कोई ना कोई चैप्टर आप ज़रूर पढ़ के आए होगे 11th-12th में। ये बहुत फेमस, बहुत ही फेमस है। ये अवध में जायस नामक स्थान के निवासी थे, जायसी कहलाए। ये सूफी संत थे। पहले ये शेरशाह के आश्रय में रहे, फिर गाजीपुर, फिर भोजपुर के महाराजा जगदेव के यहाँ रहे। मतलब वही वाली चीज़ है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इन सभी की परवरिश कहाँ, कैसे, कब हुई, इनको उस चीज़ से मतलब नहीं था। इनको जो बनना था, इनको सिर्फ उस चीज़ से मतलब था। ठीक है। जायसी के ग्रंथ जो हैं हिस्टोरिकल उस पे ज़्यादा हैं। आखिरी कलम, अखरावट, पद्मावत, ठीक है, इस टाइप के। आखिरी कलम एक छोटा सा ग्रंथ है, इसमें प्रलय का बारे में बताया गया है। मेरे ख्याल से आखिरी ग्रंथ जो है स्टूडेंट्स, वो अगर आप हिंदी ऑनर्स लेते तो उसमें आपको डीपली पढ़ाया जाता। अखरावट सूफी सिद्धांतों के पर्सपेक्टिव से दिया गया, जिसमें ईश्वर के बारे में, उसको किस तरीके से पाया जा सकता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। पद्मावत की ये बहुत 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 फेमस कृति रह चुकी है। इसकी रचना उन्होंने 15th सेंचुरी के आसपास करी थी और शेरशाह के शासनकाल में करी थी, और ये अवधी भाषा में लिखी गई है। पद्मावत जो है, पद्मावत की कथा, चित्तौड़ में राजा रत्नसेन राज्य करता था, राजा वो था, और उसकी रानी का नाम था नागमती। चित्तौड़ का एक ब्राह्मण था, एक बार कुछ व्यापारियों के साथ सिंहल गया था। वहाँ से एक तोता खरीद कर लाया था। तोते का नाम था हीरामन। ठीक है। वो बहुत ही बड़ा विद्वान और बोलने में चतुर था। ब्राह्मण ने उसे चित्तौड़ के राजा को भेज दिया। राजा तोते की विद्या देखकर बहुत ज़्यादा वो हुए, हैरान हुए, और उसको बहुत प्यार से रखने भी लगे। एक दिन नागमती ने तोते से पूछा कि क्या उसने कहीं उस जैसी सुंदर स्त्री देखी है। तो तोते ने कहा कि सिन्हल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के सामने वो कुछ भी नहीं है। नागमती ने सोचा कि ये तोता यदि इस बात को राजा को कह देगा तो वो ज़रूर उसको छोड़कर पद्मावती से मिलने चले जाएंगे और उनसे ही शादी कर लेंगे। इसलिए उसने एक दासी को आज्ञा दी कि तोते को मार दे। लेकिन दासी ने सोचकर कि बेत खुल गया तो वो मारी जाएगी, उसने तोते को मारा नहीं बल्कि छिपा दिया। राजा के पूछने पर उसने तोता दे दिया, क्योंकि मारा तो नहीं था। तोते ने सारी घटना सुना दी, क्योंकि वो तो बुद्धिमान था। जिसे सुनकर राजा को बहुत बुरा भी लगा और हैरानी भी हुई, और वो पद्मावती को सौंदर्य को और उस सबको देखकर वो सब भूल गए और उनके ही एक तरीके से योगी बनकर रह गए कि राजकुमारों के साथ सिंहल द्वीप की तरफ वो चले गए। फिर ठीक है, उन्होंने कहा कि यार इतनी खूबसूरत है तो एक बार देखने में क्या बुराई है। मार्ग में बहुत प्रॉब्लम्स आई, वो बहुत मुश्किल से पहुँचे। उन्होंने तोते और महादेव की हेल्प ली, पद्मावती को भेंट पहुँचाए, मतलब गिफ्ट्स वगैरह दिए। राजा ने पद्मावती का विवाह रत्नसेन के साथ कर रखा था, पर कई दिनों तक नागमती बहुत मतलब ऐसे कि जंगलों में फिर रही थी, कभी कुछ था कभी कुछ था, वो बहुत ज़्यादा पागल सी हो चुकी थी। उनके दुख को देखकर पक्षी सिंहल द्वीप गए और उन्होंने रत्नसेन को सारी बात बता दी। तो राजा को नागमती का स्मरण हो गया। फिर पद्मावती को लेकर मार्ग में बहुत सारी प्रॉब्लम झेलते हुए चित्तौड़ पहुँचे और फिर वो सुख से रहने लगे। ठीक है। फिर अगेन आगे आ जाओ। एक दिन राजा ने दरबारी पंडितों से डेट पूछी, तो पंडितों ने बोला कि प्रतिपदा, परंतु राघव चेतन नामक पंडित ने बोला द्वितीया बताई, मतलब ये कि अलग अलग बता दी। ठीक है। लेकिन दूसरे दिन जब चंद्रमा निकला तो पंडितों ने राजा राघव से उसकी शिकायत करी कि यार ये मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अगर इनको जैसे जाना ही था नागमती के पास तो ये पद्मावती के पास आए ही क्यों थे। तो राजा ने रुष्ट होकर उसे दरबार से निकाल दिया। रानी ने उसे दनादि से प्रश्न करने का प्रयत्न भी किया और बाद में वो दिल्ली पहुँचे। फिर बादशाह अलाउद्दीन से पद्मावती के खूबसूरती के बारे में उन्होंने बताया और उसे चित्तौड़ पर चढ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि यार तुम भी जाओ, एक बार देख कर आओ, बहुत ज़रूरी है।
अलाउद्दीन जो था कामुक था, उसने पद्मावती के रूप सौंदर्य की बात सुनकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया, लेकिन जब वो किले को न तोड़ सका तो राजा को छल से पकड़कर दिल्ली ले गया। गोरा बादल राजपूत वीर दिल्ली जाकर राजा को छुड़ा लाया। फिर राजा को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाने पर कुंभलेनर की राजा देवपाल ने पद्मावती के पास एक दूती भेजी, जिसने उसे चित्तौड़ छोड़कर देवपाल के राजनिवास में जाने के लिए कह दिया। जब राजा रत्नसेन दिल्ली से लौट आए तो पद्मावती ने सारी घटना सुना दी। राजा बहुत जल्दी सेना को लेकर कुंभलनेर पहुंच गए। फिर बाद में युद्ध में रत्नसेन और देवपाल दोनों ही मारे गए। इसके बाद पद्मावती और नागमती दोनों ही रानियां राजा के शव के साथ सती हो गई। तो अलाउद्दीन चित्तौड़ पर चढ़ आया, पर पद्मावती की चिता की राख के अलावा उसके हाथ और कुछ नहीं आया था, क्योंकि राजा के मरने के बाद जब वो सती तो ऑब्वियसली कर दिया गया था उन्हें, क्योंकि उस टाइम भी सती प्रथा मानी जाती थी, बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। तो उनकी खूबसूरती, उनकी बाकी चीज़ों को वो नहीं लिख पाया, वो नहीं बता पाया। तो ये है पूरी पद्मावती की कहानी। कथानक की ऐतिहासिकता पढ़ लेना, वैसे इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कथा में आध्यात्मिकता, पद्मावत की कथा में अध्यात्म तत्व बहुत ज़्यादा रहे। फारसी में और अरबी में थोड़ा सा इसको अपने तरीके से, जैसे अगर आपने सुना होगा कि उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत तमीज़ तहज़ीब मैनर्स वाली लैंग्वेज होती है, तो उन्होंने उसके अंदर उनकी तारीफ़ करी, उसके अंदर बताया कि वो ऐसी थी, मैंने सिर्फ सुना कि वो ऐसी थी और ये सारी चीज़ें थी। तो इसके बारे में उन्होंने ये बोला। इसका हिंदी काव्य भी छपा, आगे बढ़ा। ठीक है, तो जी आगे आ जाइए। ये PDF तो आपको मिल जाएगी वहाँ पर मेन टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से इसको रीड कर सकते हैं, और रीड करके ही आप अपने नोट्स बनाओ तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। पद्मावत की काव्य कला, ठीक है, कि मतलब पद्मावत एक महाकाव्य है। इसकी रचना मनस्वी शैली में हुई थी। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मनस्वियों के आरंभ में अल्लाह, पैगंबर, खलीफों, गुरु और तत्कालीन बादशाह की स्तुति और कवि परिचय होते थे। ठीक है, पद्मावत में काव्य कला का सुंदर रूप दिखाया गया। उसमें दिखाया गया कि वो किस तरीके से श्रृंगार किया करती थी, किस तरीके से अपने आप को रखा करती थी, मतलब बहुत खूबसूरत एक विमेन की उसमें उनको गिना जाता था। ठीक है, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। जायसी के परवर्ती सूफी कवि और काव्य, मधुमालती की रचना इन्होंने मंझन चुनार में रहने वाले थे, वहाँ पर करी थी। उन्होंने मधुमाली की रचना 15वीं सेंचुरी में करी थी। इसमें कनेसर के राजकुमार मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती के बारे, मतलब जो लव स्टोरी है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। ज्ञानदीप की रचना शेख नबी जौनपुर जिले में अलदेमयू नामक स्थान में रहने वाले थे। ये जहांगीर के समय के विद्वान थे। इन्होंने ज्ञानदीप की रचना 16वीं सेंचुरी में करी थी। इसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी और उनकी सखी सुरज्ञानी की प्रेम कथा के बारे में है, मतलब ये लव ट्रायंगल है, ये उसके बारे में इन्होंने लिखा था। हंस जवाहिर जो है, इन्होंने इसको 17वीं सेंचुरी में लिखा था, और ये भी एक लव स्टोरी पर ही डिपेंड थी। इंद्रावती अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद दिल्ली में बादशाह मोहम्मद शाह के समय में विद्वान थे, तो बहुत बड़े विद्वान और शास्त्रज्ञ भी थे। उन्होंने 17वीं सेंचुरी में इंद्रावती और अगेन उसी सेंचुरी में अनुराग बासुरी नामक 2 काव्य लिख दिए। इंद्रावती प्रकाशित हुई पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में फिर अनुराग बासुरी हो गई। ये दोनों ही अवधी भाषा में लिखे गए। इंद्रावती में कालीजर के राजकुमार और राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती के बारे में है, और अनुराग बासुरी में शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर एक लव लाइफ के बारे में लिखा गया। मतलब उन्होंने उसके अंदर ये बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से साइकोलॉजिकली भी हम किसी से प्यार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास हो, हम उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं, और आज के टाइम पर भी बहुत लोग ऐसा करते हैं, और उस टाइम पर भी बहुत किया करते थे। यूसुफ जुलेखा, ये काव्य भक्ति काल की ही निर्धारण सीमा के बाद हुआ
कुरान में वर्णित यूसुफ जुलेखा प्रेमाख्यान कुछ परिवर्तित रूप में लिखी गई। इसमें आदा जामी की प्रसिद्ध फारसी मसनवी यूसुफ जुलेखा है और इसमें भी अगेन प्रेम लव के बारे में ही बताया गया है कि किस तरीके से ही यहाँ पर लाइफ को और लव को रिलेट किया गया। सूफी काव्य की प्रवृत्तियाँ निर्गुण ईश्वर में विश्वास, ठीक है, ईश्वर में पूरा विश्वास होता है, मर जाएंगे तो ईश्वर की मर्जी से, जिएंगे तो ईश्वर की मर्जी से। गुरु की महिमा, गुरु सब कुछ होता है इनके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट। शैतान को बाधक मानना, शैतान को ये इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं, ठीक है। साधन की 4 अवस्थाएं हैं, हकीकत, मारिफत, तरीकत, शरीयत, ठीक है। और हकीकत सत्य को कहते हैं, ये तो आपको पता है। शरीयत जो इस्लाम के अकॉर्डिंग चीज़ें चलाई जाती हैं उसको कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे इसमें लिखा हुआ है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति, मतलब ऐसा हो जाना बिल्कुल कि जैसे लाइफ में कोई था ही नहीं और जब कोई आया तो उसके सिवा कोई नहीं हो, वो वाली चीज़। हिंदू मुस्लिम एकता बहुत कॉमन है जो सब में रखी गई है। रहस्यवाद, एक सस्पेंस वाला या फिर एक रहस्य जो रह गया हो लाइफ में। प्रबंधात्मकता, ठीक है, एक मैनेजमेंट वाली चीज़। भाषा, छंद, अलंकार, ग्रामर, थोड़ी सी शैली जो भाषाएं वगैरह यूज़ की गई, वो सारी चीज़ें। राम भक्ति शाखा को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन, डाउट या सजेशंस हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको पीछे थोड़ी सी वॉइस आ रही हो तो आप लोग मुझे बताइएगा। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आई विल एक्सप्लेन यू इन कमेंट बॉक्स, या फिर अगेन मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना कर दे दूँगी। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।